मधु एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इस चैप्टर की वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर का मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है जिसमें मैंने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो हमारे टर्म 2 के एग्जाम्स में आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस चैप्टर में से एवोल्यूशन वाला पार्ट रिड्यूस हो गया, तो हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे। वी विल ओनली रिवाइज हेरिडिटी और फिर हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिनको हम रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अ बेसिक इंट्रोडक्शन, देन वी विल डिस्कस अबाउट accumulation of variation during reproduction, then we will talk about inherited traits, rule for inheritance of traits, Mendel's contribution, how do these traits get expressed, and in the last we will talk about sex determination. So these are the topics which we will revise. So let's start with the introduction. So हेरिडिटी होता क्या है? लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। सो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। तो जब कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हम इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। तो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं या पेरेंट्स के जो ट्रेट्स हैं, जब वो उनके ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग क्या है? ऑफस्प्रिंग इज द साइंटिफिक लैंग्वेज फॉर चाइल्ड, मतलब पेरेंट्स का जो चाइल्ड है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी बोलते हैं। सो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जब ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, दिस इज नोन एज हेरिडिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशन होती है वो रिप्रोडक्शन के टाइम एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी हो जाती है। कैसे? देखो, रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग्स व्हिच कैन हैव वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नॉट सो मच इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि जब भी रिप्रोडक्शन होती है और जो भी ऑफस्प्रिंग होता है उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का जो ऑफस्प्रिंग है, उनकी जो प्रोजेनी है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं और ज्यादा वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम आती हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है उसमें ज्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उस ऑफस्प्रिंग में आएंगे, इसलिए वेरिएशंस ज्यादा आते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो ज्यादा वेरिएशंस आ ही नहीं पाते। जो उसका ऑफस्प्रिंग होता है वो उसी के पेरेंट के जैसा ही दिखता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो देयर आर नॉट सो मेनी वेरिएशंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, all the variations will accumulate slowly and pass on to generation और धीरे धीरे ये variations इकट्ठी होती जाती हैं और फिर generation से generation में पास होती हैं। ठीक है, डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। तो यहाँ पर इस डायग्राम में क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम है। ये ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसने रिप्रोड्यूस किया और इसके ये 2 ऑफस्प्रिंग बने, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। तो अब इसके ये जो 2 ऑफस्प्रिंग है इनमें थोड़ी सी वेरिएशंस आई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी इस बॉडी पार्ट का कलर रेड है, इस बॉडी पार्ट का कलर ग्रीन है, तो ये वेरिएशंस है। ठीक है, दीज आर वेरिएशंस। फिर जब इनके ऑफस्प्रिंग हुए, इन दोनों के ऑफस्प्रिंग हुए, तो इनमें भी थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आई। ठीक है, तो ये वेरिएशंस इकट्ठी होती हैं और ऐसे जनरेशन टू जनरेशन में पास होती हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? The characteristics that are inherited from the parents are termed as inherited traits, like eye color, skin color in humans. तो सिंपल है, पेरेंट्स के जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जो फीचर्स आप एक टाइप से कह सकते हो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, दोज आर नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, जैसे कि आई कलर, स्किन कलर। तो हमारी आई का कलर, स्किन का कलर, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये जितने भी ट्रेट्स हैं, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है,
If the parent has brown and black eyes, then the offspring may inherit a brown और ब्लैक और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अगर एक पेरेंट की ब्लैक आईज हैं और दूसरे पेरेंट की ब्राउन आईज हैं तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसकी ब्लैक आईज हो सकती हैं या फिर ब्राउन आईज भी हो सकती हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज वो जो आई का कलर है वो ऑफस्प्रिंग को अपने पेरेंट से ही मिलेगा बिकॉज इट इज अ इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, ये फादर है, ये मदर है और ये इनका ऑफस्प्रिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ऑफस्प्रिंग में फादर के भी ट्रेट्स हैं, मदर के भी ट्रेट्स हैं। यहाँ पर इस जो ऑफस्प्रिंग है इसमें इसकी जो आई है, जो इसकी आंखें हैं और इसके जो कान हैं वो इसके फादर जैसे हैं और इस ऑफस्प्रिंग की जो हाइट है वो इसकी मदर जितनी है और जिसका हेयर कलर है वो भी मदर जैसा है। तो आप देख सकते हो इस ऑफस्प्रिंग में मदर और फादर दोनों के ट्रेट्स हैं। तो ये जो ट्रेट्स हैं, आई कलर, ईयर्स का साइज या हेयर का कलर या जो हाइट है, ये सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं क्योंकि ये इसको अपने पेरेंट से मिले हैं। ओके, सो दीज आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब बात करते हैं रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो अब हम इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स में ग्रेगर मेंडल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। दिस means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA। तो ये रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ये इसी बात पर बेस्ड है, इसी फैक्ट पर बेस्ड है कि जो ऑफस्प्रिंग है या जो प्रोजेनी है उसमें फादर और मदर दोनों का इक्वल जेनेटिक मटेरियल होता है। क्योंकि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस ऑफस्प्रिंग में 50% जेनेटिक मटेरियल और 50% कैरेक्टर्स फादर के होंगे और 50% कैरेक्टर्स मदर के होंगे। 50% जेनेटिक मटेरियल मदर का होगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, ठीक है, जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो जीन्स होती है हमारी, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। मतलब जो भी ट्रेट है उस ऑफस्प्रिंग में, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो दोनों पैटर्नल और मैटरनल दोनों के डीएनए से इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि उस ऑफस्प्रिंग में फादर के डीएनए भी होता है, मदर का डीएनए भी होता है। तो उस ऑफस्प्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं या जितने भी ट्रेट्स हैं वो दोनों के डीएनए से, दोनों के मदर और फादर के दोनों के डीएनए से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सो दिस इज द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो अब इस रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ग्रेगर मेंडल का था, तो अब उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ग्रेगर मेंडल। सो ग्रेगर जोहान मेंडल, often referred to as father of genetics, was a pioneer who used his science and mathematics knowledge to frame these laws of inheritance. He did so using pea plants, Pisum sativum, for his experiments. तो ग्रेगर मेंडल वो क्या थे? he is known as the father of genetics। तो उन्होंने मैथ्स और साइंस को यूज करके इन रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स को फ्रेम किया। ठीक है, और उन्होंने ये रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स को कैसे इसके बारे में डिस्कवर किया, कैसे इसके बारे में कंट्रीब्यूशन किया। तो सबसे पहले तो उन्हें एक्सपेरिमेंट ही करने पड़ेंगे ना। अब उन्हें किसी बात के बारे में जानना है कि कैसे हर एक ट्रेट को दोनों मदर और फादर दोनों के डीएनए इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो इस इनहेरिटेंस के बारे में जानने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए? पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए इनहेरिटेंस के बारे में और जानने के लिए। ठीक है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, तो अब उन्होंने पी प्लांट पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट किए? व्हाई डिड ही चूज पी प्लांट्स फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स? तो अब इसके बारे में जानते हैं। सो व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? तो इसके 3 रीजंस थे। इजी टू ग्रो, पहला रीजन है इजी टू ग्रो। जो पी प्लांट्स हैं उनको ग्रो करना बहुत इजी है, सो इट इज एडवांटेज। जो सा प्लांट ग्रो करना इजी है उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। ओके, देन शॉर्ट लाइफ स्पैन, i.e. इट इज पॉसिबल टू स्टडी मेनी जनरेशंस। पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो काफी छोटा होता है, इट इज हैविंग अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो कम लाइफ स्पैन होने की वजह से उसकी ज्यादा जनरेशंस को हम स्टडी कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा जनरेशंस को हम स्टडी कर पाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम उसके बारे में और नॉलेज ले पाएंगे, उसके बारे में और ज्यादा स्टडी कर पाएंगे, है ना, जितनी जनरेशंस को हम स्टडी करेंगे। सो पी प्लांट का काफी कम लाइफ स्पैन होता है, वो रिप्रोड्यूस करके उसकी जनरेशंस आती रहती हैं, ज्यादा जनरेशंस आती हैं, इसलिए हम ज्यादा स्टडी कर पाते हैं। सो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। देन
इट हैज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पी प्लांट के 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, मतलब पी प्लांट्स में काफी वेरिएशंस होती हैं। पी प्लांट के कुछ सीड्स येलो होते हैं, कुछ सीड्स ग्रीन होते हैं, कुछ सीड्स राउंड होते हैं और कुछ सीड्स रिंकल्ड होते हैं। सो पी प्लांट में काफी वेरिएशंस होती हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए जितने वेरिएशंस होंगी या जितनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम ज्यादा स्टडी कर पाएंगे। ओके, सो दीज आर द रीजंस व्हाई ग्रेगर मेंडल चोज पी प्लांट फॉर डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो अब ये जो पी प्लांट के जो ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो These are the contrasting characters of pea plant. अब इन contrasting characters के बारे में हम डिस्कस करते हैं। So ये 7 contrasting characters हैं, ठीक है, और ये variations हैं, ठीक है। contrasting character मतलब हमें अलग अलग टाइप के variations देखने को मिलते हैं pea plant में। तो पहला contrasting characters है seed shape। तो ये seed shape का ये जो character है, ये seed shape का जो ये trait है, इसमें बहुत सारे variations हैं, बहुत सारी contrasting character हैं। तो seed shape में जो seed pea plant की जो seed होती है वो round भी होती है और wrinkled भी होती है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कि जो सीड शेप होता है पी प्लांट का वो राउंड भी होता है, रिंकल्ड भी होता है। मतलब पी प्लांट के जो दाने होते हैं वो राउंड भी होते हैं और रिंकल्ड भी होते हैं। सो ये पहला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। देन सीड कलर, मतलब पी प्लांट का जो सीड है, जो दाना है, उसका कलर। तो इस कैरेक्टर में भी हमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिल गए। तो सीड कलर येलो भी होता है पी प्लांट का और ग्रीन भी होता है, मतलब पी प्लांट का जो दाना होता है वो येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है। तो ये एक और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। देन इज सीड कोट कलर, मतलब सीड के कोट का, सीड की जो कवरिंग है दैट इज सीड कोट। तो अब सीड की कोट का कलर, इसमें भी हमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वेरिएशन देखने को मिलती है। तो सीड के कोट का कलर कलर्ड भी होता है, वाइट भी होता है। मतलब पी प्लांट्स की जो सीड कोट का कलर है वो हमें कलर्ड भी होता है और वाइट भी होता है। सो दिस इज द वन मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। देन पॉड शेप, तो सीड के जो पी प्लांट होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो किस में होते हैं, पॉड में होते हैं, फली में होते हैं ना, उनकी कवरिंग होती है, ठीक है, छिलका होता है, तो दैट इज नोन एज पॉड। तो अब पॉड की शेप, तो इस कैरेक्टर में भी वेरिएशंस हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हो जो पॉड शेप है वो इन्फ्लेटेड भी होता है, कंस्ट्रिक्टेड भी होता है। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, कंस्ट्रिक्टेड मतलब दबा हुआ, ऐसे पिचका हुआ। तो जो पॉड शेप है वो इन्फ्लेटेड भी होता है, कंस्ट्रिक्टेड भी होता है। तो ये एक और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है पी प्लांट में। देन पॉड कलर, मतलब फली का जो छिलका है पी प्लांट का, उसका कलर, ठीक है, उसका कलर ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, ठीक है। सो दिस इज वन मोर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देन फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन, पी प्लांट में फ्लावर की पोजीशन कहाँ है, तो इट इज एक्साइल ऑल्सो, टर्मिनल ऑल्सो। एक्साइल वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर साइड की तरफ लगते हैं, तो वो एक्साइल होते हैं, और टर्मिनल वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर टॉप पर लगते हैं, ऊपर लगते हैं, तो वो टर्मिनल होते हैं। तो पी प्लांट में फ्लावर की पोजीशन एक्साइल भी होती है, टर्मिनल भी होती है। So, ये एक और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। देन स्टेम लेंथ, स्टेम लेंथ मतलब जो स्टेम है उसकी लेंथ, ठीक है। तो जो पी प्लांट है उनकी स्टेम की लेंथ लॉन्ग भी होती है और शॉर्ट भी होती है। मतलब जो पी प्लांट है वो लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग को आप टॉल भी लिख सकते हो और ये जो शॉर्ट है इसको आप ड्वार्फ भी लिख सकते हो, ठीक है। ड्वार्फ का पता है ना, ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा। तो जो पी प्लांट होते हैं वो टॉल भी होते हैं और ड्वार्फ भी होते हैं, छोटे भी होते हैं हाइट में, ठीक है, अगर हम स्टेम लेंथ की बात करें। सो दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। अब ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं इनमें ये वाले जो हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये रिसेसिव हैं, ठीक है। अब ये डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं? सो डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अभी इनकी डेफिनेशन भी हम डिस्कस करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। सो dominant trait, the characters which expresses itself in a generation is dominant trait। तो एक जनरेशन में जोन सा कैरेक्टर या जोन सा ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। और रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं? वो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है बट प्रेजेंट इन अ जनरेशन इज अ रिसेसिव ट्रेट। मतलब वो कैरेक्टर या वो ट्रेट जो एक जनरेशन में प्रेजेंट तो होता है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो रिसेसिव ट्रेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये फादर है, ये मदर है, ये फादर की आईज है, ये मदर की आईज है। तो फादर की आईज का कलर है ब्लैक और मदर की आईज का कलर है ब्राउन। तो अब इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसकी आईज का कलर क्या होगा? तो अगर उस ऑफस्प्रिंग की आईज का कलर ब्लैक हो गया तो यहाँ पर ये ब्लैक डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि
दो ट्रेट्स थे, ठीक है। हमें पता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास फादर के भी कैरेक्टर्स आएंगे, मदर के भी कैरेक्टर्स आएंगे। तो अगर इस ऑफस्प्रिंग की आई का कलर ब्लैक हो गया तो इन दोनों ट्रेट्स में से, ब्लैक और ब्राउन में से ब्लैक एक्सप्रेस हुआ है ना, क्योंकि ऑफस्प्रिंग की आई का कलर ब्लैक हो गया। तो यहाँ पर ब्लैक डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा, बिकॉज इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया जनरेशन में। और जो ब्राउन है वो रिसेसिव हो जाएगा, क्योंकि जो ब्राउन कलर था आईज का, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया जनरेशन में। जो ऑफस्प्रिंग है उसकी आईज का कलर ब्राउन नहीं हुआ, तो ये जो ब्राउन कलर है ये एक्सप्रेस नहीं हो पाया। सो दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि ये प्रेजेंट तो है जनरेशन में, ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट तो है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सो ये डोमिनेंट हो जाएगा, ये रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पी प्लांट की ही बात करें, अगर हम पी प्लांट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो हमें पता है कि पी प्लांट टॉल भी होते हैं, डॉर्फ भी होते हैं, ठीक है। सो लेट्स से जो पी प्लांट है वो टॉल है, तो ये जो डोमिनेंट ट्रेट है उसको हम मोस्टली कैपिटल टी से कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई पी प्लांट टॉल है, ठीक है, जो टॉल है तो उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये जो टॉलनेस का कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है, ठीक है, तो इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई पी प्लांट छोटा है, हाइट में ड्वार्फ है, तो उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो अब मान लो एक पी प्लांट है वो टॉल है, तो इसके पास ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा प्लांट है ड्वार्फ, तो उसके पास ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है, तो इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इन दोनों पी प्लांट का जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होगा इनका वो क्या होगा, टॉल होगा या शॉर्ट होगा, बिकॉज उस पी प्लांट, ये दोनों जो पी प्लांट हैं एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। सो ऑब्वियसली द पी प्लांट विल बी टॉल, जो पी प्लांट होगा वो टॉल होगा, क्योंकि जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस इन दोनों कैरेक्टर में से टॉलनेस वाला जो एक कैरेक्टर है, टॉलनेस का जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है, ठीक है। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट में जो टॉलनेस और शॉर्टनेस वाले में से टॉलनेस डोमिनेंट होता है, इसलिए ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो ऑफस्प्रिंग होगा वो टॉल ही होगा, और जबकि जो ड्वार्फनेस है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिसेसिव होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट जरूर होगा जनरेशन में, ठीक है। हमें पता है कि एक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 50% फादर से आते हैं, 50% मदर से आते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग है उसके पास इसके भी ट्रेट्स आएंगे और इसके भी ट्रेट्स आएंगे। तो टॉलनेस वाला तो इससे आ गया, इस वाले पी प्लांट से आ गया, और ड्वार्फनेस वाला इस वाले से आ गया। तो अब इसके पास ये जो ऑफस्प्रिंग है इसके पास टॉलनेस का भी ट्रेट है और ड्वार्फनेस का भी ट्रेट है, लेकिन टॉलनेस वाला एक्सप्रेस होगा, इसीलिए ये प्लांट टॉल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को भी देख लिया, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो जीन, सबसे पहला टर्म है जीन। तो जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिटी की यूनिट को हम जीन बोलते हैं, ओके। एलील, एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन, एक जीन की अलग अलग फॉर्म को हम एलील बोलते हैं। जैसे कि कैपिटल टी एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। तो ये भी हमने डिस्कस किया ही था कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम हाइट की बात करें तो टॉलनेस डोमिनेंट है, तो इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ड्वार्फनेस रिसेसिव है, इसलिए इसको हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। तो अब ये जो कैपिटल टी वाला एलील है, ठीक है, ये जीन ही है ना एक टाइप से, बिकॉज इट इज अ एलील। तो एलील होता है एक जीन का ही डिफरेंट फॉर्म। सो टी एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, टॉलनेस के लिए कैपिटल टी वाला एलील रिस्पॉन्सिबल है, और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी वाला एलील रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब फिनोटाइप क्या होता है, सो इट रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, राउंड सीड्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे अगर कोई प्लांट टॉल है, या कोई प्लांट ड्वार्फ है, या जो पी प्लांट के सीड्स हैं वो राउंड हैं या रिंकल्ड हैं, तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस है जिसको हम देख सकते हैं इसको फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस को हम देख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है, अगली टर्म है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप होता है इट रेफर्स टू द जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप। तो किसी भी फिनोटाइप के लिए जो जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लांट टॉल है, तो अब वो टॉल क्यों है, क्योंकि टॉलनेस तो एक फिनोटाइप हो गया ना, एक फिजिकल अपीयरेंस हो गया, तो अब वो टॉल क्यों है, उसके पीछे का जो जेनेटिक कोड है जिसकी वजह से वो प्लांट टॉल है, तो वो जो जेनेटिक कोड है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट टॉल है तो हो सकता है उस प्लांट में दोनों टॉलनेस वाले ही कैरेक्टर्स हों,
हो सकता है कि उस प्लांट में दोनों टॉलनेस के ही जीन हो इसलिए वो प्लांट टॉल है, ठीक है, या हो सकता है उस प्लांट में एक टॉलनेस का और एक डॉर्फनेस का कैरेक्टर हो तभी वो टॉल होगा, बिकॉज तो टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों में से डोमिनेंट तो टॉलनेस ही है, तो अगर ये मैटर नहीं करता कि उसके साथ डॉर्फनेस का कैरेक्टर है या नहीं, बिकॉज टॉलनेस है तो वही एक्सप्रेस होगा बिकॉज इट इज डोमिनेंट, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, तो अगर डॉर्फनेस रिसेसिव है तो डॉर्फनेस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब तक उसके साथ टॉलनेस वाला कैरेक्टर है, ठीक है। तो जब तक ये कैपिटल टी है तो ये स्मॉल टी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो जो प्लांट है वो टॉल ही होगा, ठीक है, इतना आप समझ चुके हो। तो अब जो प्लांट टॉल है उसके पीछे का ये जो जेनेटिक कोड है दिस इज नोन एज जीनोटाइप, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक कोड को हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें से जो जीन्स है, जो जेनेटिक मटीरियल है वो फादर से भी आता है, मदर से भी आता है, तो जेनेटिक कोड को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये एक जो जीन है ये फादर वाला है और एक जीन ये मदर वाला है, ठीक है। तो अभी जो जेनेटिक कोड है दिस इज नोन एज द जीनोटाइप, ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फिजिकल अपीयरेंस और फिनोटाइप यू कैन से, ओके। अब बात करते हैं होमोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या होता है? अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स ऑफ सेम टाइप आर प्रेजेंट। तो ऐसी कंडीशंस जिसमें सेम टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको होमोजाइगस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल an organism has both the genes for tallness, it is expressed as capital T, and genes for dwarfness are written as small t। तो अब देखो कोई ऑर्गेनिज्म है और उसमें दोनों जीन्स टॉलनेस वाले ही हैं। अभी मैंने बताया कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो हो सकता है उसके पास दोनों टॉलनेस वाले ही जीन हो इसीलिए वो टॉल है, ठीक है। या फिर अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है, छोटा है, तो हो सकता है कि उसमें दोनों ही जो ट्रेट हैं वो ड्वार्फनेस के हों, दोनों ही जीन ड्वार्फनेस के हों इसीलिए वो ड्वार्फ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों जो जीन है ये दोनों सेम है, ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, और यहाँ पर ये जो जीन है ये दोनों भी सेम है, ये स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है। तो जब सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं उस ऑर्गेनिज्म में तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस। तो अगर कोई प्लांट टॉल है, ठीक है, अगर कोई प्लांट है और वो टॉल है और उसके पीछे का जो जेनेटिक कोड है, जो जेनोटाइप है वो है कैपिटल टी, मतलब दोनों जीन्स सेम हैं। तो अब ये प्लांट टॉल है लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस टॉल क्यों है? क्योंकि इसके जो जीन्स हैं वो भी सेम हैं, दोनों जीन्स सेम हैं। सो दिस इज होमोजाइगस टॉल। अगर मान लो कि कोई पी प्लांट है और वो शॉर्ट है, ठीक है, वो क्या है? हाइट में शॉर्ट है। तो अब जो शॉर्ट है तो उसके पीछे का जेनेटिक कोड होगा स्मॉल टी। तो अब ये शॉर्ट है लेकिन ये क्या है? होमोजाइगस शॉर्ट है, होमोजाइगस ड्वार्फ है, क्योंकि इस ड्वार्फनेस की वजह से, इस ड्वार्फनेस के होने का कारण है कि दोनों जो जीन्स हैं वो क्या है? स्मॉल टी है, तो दोनों सेम है, दैट्स व्हाई इट इज होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। नाउ हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है? अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो होमोजाइगस का बिल्कुल उल्टा, होमोजाइगस में दोनों जीन्स सेम होते हैं, हेट्रोजाइगस में जो दोनों जीन्स हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब या तो एक टॉलनेस का जीन होगा, एक ड्वार्फनेस का जीन होगा, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, सो दिस इज हेट्रोजाइगस। या हो सकता है कि एक टॉलनेस का हो, एक ड्वार्फनेस का हो और एक टॉलनेस का हो, सो ये भी क्या है? हेट्रोजाइगस है। एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनिज्म हैज जीन्स कैपिटल T स्मॉल t, it means it has a gene for tallness and the other for dwarfness, only tall character is expressed, ठीक है। तो अगर कोई प्लांट है उसमें एक टॉलनेस का कैरेक्टर है, एक डॉर्फनेस का कैरेक्टर है, तो यही एक्सप्रेस होगा बिकॉज इट इज डोमिनेंट। तो दोनों जो जीन्स हैं वो अलग अलग हैं, सो दिस इज हेट्रोजाइगस, ओके। सो इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो अब ग्रेगर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर, तो अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब हम दो पी प्लांट्स के एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो का मतलब क्या होता है? वन होता है। तो जब हम एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे दो पी प्लांट्स में, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाइट। तो पी प्लांट की जो हाइट होती है, ठीक है, इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है हाइट में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, टॉलनेस और डॉर्फनेस। पी प्लांट टॉल भी होते हैं, डॉर्फ भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये हाइट की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डिस्कस करेंगे। तो अब मेंडल ने क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट। सो ही टुक प्योर टॉल
genotype capital T and paired of genotype small t pea plants and cross pollinated them to obtain first generation or first filial generation. In this figuration F1 generation he obtained only tall plants. तो ग्रेगर मेंडल ने क्या किया, उन्होंने एक प्योर टॉल पी प्लांट लिया और एक प्योर डुअफ पी प्लांट लिया. प्योर टॉल मतलब होमोजाइगस, मतलब जिसमें दोनों जो जीन्स हैं उस प्लांट में दोनों जो जीन्स हैं वो टॉलनेस के हैं, तो वो प्योर टॉल हो गया. और एक उन्होंने प्योर डुअफ पी प्लांट लिया, मतलब उस डुअफ प्लांट में दोनों जो जीन्स हैं वो डुअफनेस के ही हैं. तो एक पी प्लांट उन्होंने लिया जिसमें दोनों ट्रेट टॉलनेस की ही है कैपिटल टी, और दूसरा पी प्लांट उन्होंने लिया जिसमें दोनों ट्रेट डुअफनेस के ही हैं स्मॉल टी. फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट कर दिया. ठीक है, इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट किया और क्रॉस पॉलिनेट करने के बाद जो पहली जनरेशन आई उसको उन्होंने बोला फर्स्ट फीलियल जनरेशन, या फिर इसको हम F1 जनरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो इनको क्रॉस पॉलिनेट करने के बाद जो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, इनकी जो जनरेशन आएगी उसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन. तो अब जो इनकी ऑफस्प्रिंग आए F1 जनरेशन आई वो क्या थे, वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे. तो जब ग्रेगर मेंडल ने इनको क्रॉस पॉलिनेट किया तो इनकी जो F1 जनरेशन थी उनको वो सारे जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे वो टॉल ही मिले. सो ही ऑब्टेन्ड ओनली टॉल प्लांट्स. तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो टॉल ही थे. अब टॉल कैसे हुए ये समझते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो देखो, उन्होंने दो पी प्लांट्स लिए थे, एक प्योर टॉल तो उसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी, और उन्होंने दूसरा पी प्लांट लिया था प्योर डुअफ तो उसका जीनोटाइप हो गया स्मॉल टी. अब जब वो इनको क्रॉस पॉलिनेट करेंगे तो एक जीन मदर से आता है, एक फादर से आता है, इतना तो हमें पता ही है. तो अब जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें से एक जीन इस पी प्लांट में से आएगा और एक जीन इसमें से आएगा. तो मान लो कि एक जीन ये वाला इसमें से आ गया कैपिटल टी वाला, और इस वाले पी प्लांट में से ये स्मॉल टी वाला आ गया. ठीक है, तो अब ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये वाला जो ऑफस्प्रिंग बना है ये कैसा होगा, इसके पास आप देख सकते हो इस वाले ऑफस्प्रिंग के पास एक टॉलनेस का जीन है और एक डुअफनेस का जीन है. ठीक है, तो एक ऑफस्प्रिंग ये हो गया. अब दूसरा ऑफस्प्रिंग होगा, अब उसमें मान लो ये वाला टॉलनेस का जीन आ गया और ये वाला डुअफनेस वाला जीन आ गया. तो अब उसके पास भी एक टॉलनेस एक डुअफनेस का जीन है. ठीक है, तो ये दूसरा ऑफस्प्रिंग है. अब ऐसे ही तो तीसरा ऑफस्प्रिंग होगा, उसके पास ये वाला टॉलनेस वाला जीन आ जाएगा और ये वाला डुअफनेस वाला जीन आ जाएगा. तो अब इसके पास ये दोनों जीन्स हो गए. ऐसे ही फोर्थ ऑफस्प्रिंग होगा जिसके पास ये वाला टॉलनेस वाला जीन आ जाएगा और ये वाला डुअफनेस वाला जीन आ जाएगा. तो ये जो अब ऑफस्प्रिंग्स हैं ये तो हमारे पेरेंट्स थे. ठीक है, जो उन्होंने पेरेंट पी प्लांट है वो लिए हैं. ठीक है, प्योर टॉल और प्योर डुअफ. अब इनकी जो ऑफस्प्रिंग्स आए, इनकी जो जनरेशन आई इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन. तो ये जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं ये क्या हैं, ये F1 जनरेशन के हैं. ठीक है, दिस इज द F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में जितने भी ये चारों ऑफस्प्रिंग्स थे ये टॉल थे, मतलब ये सारे के सारे टॉल हैं. ये जितने भी पी प्लांट्स हैं ये टॉल हैं. अब ये टॉल क्यों हैं, क्योंकि आप देख के ही यहाँ पर आप देख के ही बता सकते हो कि ये वाला जो पी प्लांट है इसमें एक टॉलनेस का एक डुअफनेस का है. तो दो यहाँ पर ट्रेट है, एक टॉलनेस का जीन है एक डुअफनेस का जीन है. तो कौन सा डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है टॉलनेस वाला. तो जब एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रिसेसिव ट्रेट होता है तो डोमिनेंट वाला ही हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है. तो एक टॉलनेस का एक डुअफनेस का, तो कौन सा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ऑब्वियसली टॉलनेस वाला. इसलिए ये वाला जो पी प्लांट होगा ये टॉल होगा. ऐसे ही यहाँ पर इसके पास भी एक टॉलनेस का एक डुअफनेस का जीन है तो टॉलनेस एक्सप्रेस होगा, इसीलिए ये भी टॉल ही होगा. ऐसे ही इस ऑफस्प्रिंग में, ऐसे ही इस ऑफस्प्रिंग में. तो ये जितने भी F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पी प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे टॉल ही होंगे क्योंकि इनके पास जो डोमिनेंट ट्रेट है वो टॉलनेस का है. ठीक है, इसीलिए जो F1 जनरेशन के प्लांट्स ग्रेगर मेंडल के पास आए वो सारे के सारे टॉल थे. आगे बढ़ते हैं. Then Mendel took the plants of F1 generation and self-pollinated them to obtain F2 generation or progeny. Now all plants were not tall. तो अब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट और कैरी ऑन किया. तो फिर उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे जो सारे के सारे अभी टॉल थे उनको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कर दिया. तो दो F1 जनरेशन के उन्होंने प्लांट्स लिए जो सारे टॉल थे उनको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया. अब सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आए, जो अगली जनरेशन आई, उसको उन्होंने बोला F2 जनरेशन या फिर प्रोजेनी. तो अब ये F2 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे ये सारे के सारे टॉल नहीं थे. ठीक
ठीक है। F1 जनरेशन के तो सारे टॉल थे, तो अब उन्होंने F1 जनरेशन के ही 2 पी प्लांट्स को क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। ठीक है, उन्हें सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। तो सेल्फ पॉलिनेट क्यों किया, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने देखा था कि जितने भी प्लांट्स थे वो सारे टॉल थे, सबका जीनोटाइप सेम था, एक टॉलनेस का कैरेक्टर था, एक ड्वार्फनेस का, तो सबका जीनोटाइप सेम था, इसलिए उन्होंने उनको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद जो अगली जनरेशन आई, F1 से अगली वाली जनरेशन, वो होती है F2 जनरेशन या फिर प्रोजेनी। तो अब F2 जनरेशन में जितने पी प्लांट्स थे वो सारे के सारे टॉल नहीं थे। अब सारे टॉल क्यों नहीं थे ये समझते हैं, इसको भी समझते हैं। सो हमें पता है कि F1 जनरेशन में जो पी प्लांट्स थे उनका जीनोटाइप क्या था, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, मतलब एक टॉलनेस का, एक ड्वार्फनेस का। ठीक है, एक टॉलनेस का कैरेक्टर, एक ड्वार्फनेस का। तो जब इनको इन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करा या फिर क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, जो इनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो सारे टॉल नहीं आएंगे। कैसे, देखो, मान लो एक ऑफस्प्रिंग है, उसके पास ये वाला टॉलनेस का कैरेक्टर आ गया, इसमें से और इसमें से ये वाला टॉलनेस का कैरेक्टर आ गया, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले जो दूसरा ऑफस्प्रिंग होगा उसमें से ये उसके पास इसमें से टॉलनेस वाला कैरेक्टर आ गया, टॉलनेस वाला जीन आ गया, और इसमें से भी ये स्मॉल टी वाला जीन आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा ऑफस्प्रिंग है। अब तीसरा ऑफस्प्रिंग है, उसके पास ये ड्वार्फनेस वाला जीन आ गया और इसके पास से टॉलनेस वाला जीन आ गया, तो ये तीसरा ऑफस्प्रिंग है। अब ऐसे ही फोर्थ ऑफस्प्रिंग है, उसके पास ये ड्वार्फनेस वाला ट्रेट आ गया और यहाँ से भी ड्वार्फनेस वाला ही जीन आ गया। ठीक है, तो अब ये जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे ये है F2 जनरेशन। ठीक है, दिस इज द F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है, क्योंकि ये वाली तो F1 जनरेशन थी जो सारे के सारे टॉल थे। तो अब इनको सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद ये F2 जनरेशन आई, ये F2 जनरेशन के पी प्लांट्स हैं। तो अब ये जो चारों ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये चारों जो पी प्लांट्स हैं F2 जनरेशन के सारे टॉल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो, इस वाले पी प्लांट की बात करें तो इसके पास तो दोनों टॉलनेस के जीन है, तो ये तो टॉल है। ठीक है, दिस वन इज टॉल, ये वाला पी प्लांट टॉल है। इसकी बात करें तो इसके पास एक टॉलनेस का, एक ड्वार्फनेस का, तो डोमिनेंट टॉलनेस होता है, तो ये वाला भी टॉल है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास भी एक ड्वार्फनेस का, एक टॉलनेस का है, तो क्या होगा, ये भी टॉल ही होगा, बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट। देन अगर इस वाले पी प्लांट की बात करें तो इसके पास दोनों ड्वार्फनेस के ही हैं, मतलब दोनों के दोनों जो ट्रेट हैं वो रिसेसिव हैं। ठीक है, ड्वार्फनेस क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है, तो दोनों के दोनों ही रिसेसिव ट्रेट हैं, इसलिए जो ये वाला पी प्लांट होगा ये ड्वार्फ होगा। मतलब ये वाला जो पी प्लांट है, जो फोर्थ ऑफस्प्रिंग है, वो टॉल नहीं है। तो हमने देखा F2 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो सारे टॉल नहीं थे, 3 टॉल हैं और एक पी प्लांट क्या है, ड्वार्फ भी है, छोटा भी है, क्योंकि उसके पास दोनों ड्वार्फनेस के ही ट्रेट थे, दोनों ड्वार्फनेस के ही जीन थे। ठीक है, इसलिए F2 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे वो क्या थे, टॉल नहीं थे। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेरेंट्स प्लांट थे जो मेंडल ने लिए थे, एक प्योर टॉल, एक प्योर ड्वार्फ। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। अब उनको उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट करा और ये आई F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे टॉल थे। ठीक है, ये उसका जीनोटाइप है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो सारे के सारे टॉल ऑफस्प्रिंग थे। दिस वाज F1 जनरेशन। फिर उन्होंने F1 जनरेशन के ही प्लांट्स को क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। तो F1 जनरेशन में सारे टॉल थे। ठीक है, उनका जीनोटाइप था कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद जो F2 जनरेशन आई वो सारे के सारे टॉल नहीं थे, 3 प्लांट्स टॉल थे और एक प्लांट ड्वार्फ भी था, एक प्लांट शॉर्ट था। तो ये थी F2 जनरेशन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि क्यों एक प्लांट टॉल आया। ठीक है, 3 प्लांट टॉल आए और एक प्लांट शॉर्ट हुआ। ओके, तो अब इस पूरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन इज फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। तो अब फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप अभी हमने डिस्कस किया था। फिनोटाइप क्या होता है, विजिबल फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस है कि अगर कोई पी प्लांट टॉल है, ड्वार्फ है, उसकी सीड्स राउंड है, रिंकल्ड है, सो ये फिजिकल अपीयरेंस जो हम देख सकते हैं, दिस इज फिनोटाइप। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो। तो हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं, ये F2 जनरेशन में जो प्लांट्स हैं 3 टॉल हैं और एक शॉर्ट है। तो टॉलनेस वाला, टॉल भी एक फिजिकल अपीयरेंस है, टॉलनेस एक फिजिकल अपीयरेंस है और शॉर्टनेस भी एक फिजिकल अपीयरेंस है। तो कितने टॉल प्लांट्स हैं, 3 हैं, सो यहाँ पर आ गया 3। और कितने शॉर्ट प्लांट्स हैं, एक शॉर्ट प्लांट है, तो 1, सो 3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1, क्योंकि 3 टॉल है, एक शॉर्ट है F2 जनरेशन में। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फिनोटाइप के लिए जो जेनेटिक कोड होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जो जेनेटिक कोड का जो रेशियो है, दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, आप समझ सकते हो। ओके,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स हैं इनका जीनोटाइप क्या है, इनका जीनोटाइप देखते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है इसका जीनोटाइप है कैपिटल T, इस वाले प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल T स्मॉल t, इसका भी कैपिटल T स्मॉल t और इस वाले का स्मॉल t स्मॉल t। तो ये इनके जीनोटाइप्स हैं। तो इनका रेशो क्या होगा, तो कैपिटल T तो 1 है, तो ये आ गया 1। अब कैपिटल T स्मॉल t कितने हैं, 2 प्लांट्स में है, तो ये जीनोटाइप 2 प्लांट्स में है, तो ये 2 आ गया, ठीक है, 1:2। देन स्मॉल t कितने प्लांट्स में है, एक ही प्लांट में, तो ये आ गया 1। सो 1:2:1। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशो। एक जो दोनों टॉलनेस के कैरेक्टर थे वो एक ही प्लांट में था, एक टॉलनेस एक ड्वार्फनेस की 2 प्लांट में थे, और दोनों ही ड्वार्फनेस के जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ एक ही प्लांट में था। सो रेशो इज 1:2:1। फिनोटिपिक रेशो ये है, जीनोटिपिक रेशो ये है। ओके, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने देख लिया, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब हम 2 पी प्लांट्स में 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उन दोनों पी प्लांट्स को कंपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया और पी प्लांट्स को कंपेयर किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन से 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज द शेप ऑफ द सीड एंड सेकंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज द कलर ऑफ द सीड। ठीक है, तो हमें पता है कि पी प्लांट में शेप ऑफ द सीड, तो 2 टाइप के शेप होते हैं। पी प्लांट का जो सीड है उसके 2 टाइप के शेप होते हैं। फर्स्ट इज द राउंड सीड्स भी होते हैं पी प्लांट के, और रिंकल्ड भी होते हैं। ठीक है, राउंड सीड्स वो होते हैं जो मतलब राउंड होते हैं, और रिंकल्ड वो होते हैं जिनके ऊपर रिंकल्स होते हैं, मतलब वो दबे हुए होते हैं थोड़े। ठीक है, तो शेप ऑफ द सीड 2 टाइप के होते हैं। तो ये पहला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है कलर ऑफ द सीड। तो जो पी प्लांट के सीड होते हैं उनके 2 कलर्स होते हैं, एक तो येलो होता है और दूसरा ग्रीन होता है। ठीक है, तो पी प्लांट के सीड्स येलो भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं। तो अब ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं इनमें से डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। तो अगर हम शेप ऑफ द सीड की बात करें तो राउंड और रिंकल्ड में से राउंड सीड्स डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड सीड्स रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, और अगर कलर ऑफ द सीड की बात करें तो येलो सीड डोमिनेंट है और ग्रीन सीड रिसेसिव है। तो अगर ये डोमिनेंट है, ये दोनों डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। डोमिनेंट मतलब यही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एक जनरेशन में। ठीक है, वो डोमिनेंट होते हैं। तो राउंड शेप ऑफ द सीड में राउंड और रिंकल में से राउंड डोमिनेंट है और येलो ग्रीन में से येलो डोमिनेंट है। तो हमें पता है कि डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो राउंड सीड होगा उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो राउंड सीड होगा उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रिंकल सीड होगा, ठीक है, ये रिसेसिव ट्रेट है, तो इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज इट इज रिसेसिव। ठीक है, और जो येलो सीड होगा उसको हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज इट इज डोमिनेंट, और जो ग्रीन सीड होगा उसको हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज इट इज रिसेसिव। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। इतना हमने देख लिया। He crossbreed pea plants bearing round yellow seeds with plants bearing wrinkled and green seeds। तो ग्रेगर मेंडल ने क्या किया, उन्होंने क्रॉस ब्रीड कर दिया, मतलब क्रॉस पॉलिनेट किया 2 पी प्लांट्स को। तो उन दोनों पी प्लांट्स में से एक पी प्लांट के राउंड येलो सीड थे, राउंड येलो देख सकते हो आप, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, राउंड और येलो। ठीक है, तो एक पी प्लांट के राउंड और येलो सीड्स थे और दूसरे वाले पी प्लांट के रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स थे, और इन दोनों पी प्लांट्स को उन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेट कर दिया। ठीक है, अब इन द F1 जनरेशन ही ऑब्टेन्ड ऑल राउंड एंड येलो सीड्स। इट मीन्स राउंड एंड येलो ट्रेट्स ऑफ सीड्स आर डोमिनेंट फीचर्स व्हाइल रिंकल्ड एंड ग्रीन आर रिसेसिव। तो ये हमने देख ही लिया था कि राउंड और येलो डोमिनेंट है और रिंकल्ड और ग्रीन रिसेसिव है। तो यहाँ पर जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट किया इन दोनों पी प्लांट्स को, तो जो F1 जनरेशन आई, मतलब पेरेंट के बाद जो F1 जनरेशन आती है, उसमें जितने भी पी प्लांट्स थे वो उनके पास कैसे सीड थे, राउंड और येलो ही सीड थे। तो ग्रेगर मेंडल ने क्या किया, 2 पी प्लांट थे उनके पास, एक के पास राउंड येलो सीड थे, दूसरे के पास रिंकल्ड ग्रीन सीड थे, दोनों को उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट किया। फिर F1 जनरेशन आई। अब F1 जनरेशन में जितने प्लांट्स थे उनके पास भी सारे के सारे राउंड और येलो सीड्स ही थे। ठीक है, तो F1 जनरेशन में कोई भी हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिला। वेरिएशन तो देखने को मिली है, लेकिन जो F1 जनरेशन है उनमें सभी में राउंड और येलो सीड्स थे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ,
So he self-pollinated the plants of F1 generation to obtain F2 generation. He obtained 4 different types of seeds: round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green. तो F1 जनरेशन में तो जितने भी पी प्लांट्स आए उनके पास राउंड और येलो सीड्स ही थे। तो अब ग्रेगर मेंडल ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन किया और F1 जनरेशन में जो राउंड येलो सीड वाले पी प्लांट थे इन्हीं को सेल्फ पॉलिनेट किया। तो अब F1 जनरेशन के बाद जो F2 जनरेशन आई उसमें जो पी प्लांट्स उन्हें मिले ऑफस्प्रिंग में, तो उनके पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स उन्हें देखने को मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी वेरिएशन मिली उन्हें F2 जनरेशन में। तो 4 टाइप की उन्हें सीड मिली। कौन सी? तो कुछ पी प्लांट्स में राउंड येलो सीड्स थी, कुछ पी प्लांट्स में राउंड ग्रीन सीड्स थी, और कुछ पी प्लांट्स में रिंकल्ड येलो और कुछ पी प्लांट्स में रिंकल्ड ग्रीन। तो ये 4 टाइप की सीड्स उन्हें देखने को मिली F2 जनरेशन में। अब ये कैसे आया इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये हमें वेरिएशन देखने को मिली है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, हमें पता है कि ग्रेगर मेंडल ने 2 पी प्लांट लिए। पहला था जिसके पास राउंड और येलो सीड थे। तो राउंड के लिए हम उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर आएगा क्योंकि हम 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। और येलो सीड्स हैं तो कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये पी प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 जीन क्यों लिखे, क्योंकि हम 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो शेप ऑफ द सीड है और दूसरा है कलर ऑफ द सीड, इसीलिए 4 जीन्स है यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो पहला जो पी प्लांट है उसके पास राउंड और येलो सीड्स हैं, और दूसरा पी प्लांट है उसके पास रिंकल्ड और ग्रीन सीड है। तो रिंकल्ड के लिए हम उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रीन को हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 पी प्लांट्स उनके पास, ग्रेगर मेंडल के पास थे। अब उन्होंने इनको क्रॉस पॉलिनेट कर दिया। क्रॉस पॉलिनेट करा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो हो सकता है कि इस वाले पी प्लांट में से ये कैपिटल आर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और यहाँ से कैपिटल वाई आ जाए। तो एक जीन तो ये हो गया, ठीक है, मतलब एक गैमेट तो ये बन गया। और यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक स्मॉल आर आ जाए और यहाँ से एक स्मॉल वाई आ जाए, तो एक गैमीट ये बन गया। तो यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों कैपिटल आर ही हैं और दोनों कैपिटल वाई हैं, यहाँ पर भी दोनों स्मॉल आर हैं, यहाँ पर भी स्मॉल वाई है। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अब इन दोनों जीन्स को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। जब इन जीन को कंबाइन करेंगे तो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा हमारा, है ना। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा, तो इस कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारा ऑफस्प्रिंग आया F1 जनरेशन का। सो दिस इज F1 जनरेशन, ठीक है। ये है F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग, F1 जनरेशन का पी प्लांट, ठीक है। दिस इज द पी प्लांट ऑफ F1 जनरेशन। तो अब ये F1 जनरेशन का जो पी प्लांट है ये कैसा है, ये राउंड और येलो ही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें एक राउंडनेस वाला ट्रेट भी है और एक रिंकल का ट्रेट भी है। इसमें एक येलो वाला ट्रेट भी है और एक ग्रीन वाला ट्रेट भी है, लेकिन डोमिनेंट तो राउंड और येलो ही है, इसीलिए यही एक्सप्रेस होंगे। इसीलिए जो F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग है, ये F1 जनरेशन का जो पी प्लांट है, इसके सीड्स कैसे होंगे, राउंड और येलो ही होंगे। कैसे होंगे, राउंड और येलो ही होंगे, ठीक है। तो इतना हमें समझ आ गया कि F1 जनरेशन में जितने भी पी प्लांट्स थे उनके पास राउंड और येलो सीड्स ही थे। अब उन्होंने F1 जनरेशन के ही इन प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया। तो अब हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं और F2 जनरेशन आई है, तो देखते हैं F2 जनरेशन में कैसे पी प्लांट्स आए। ओके, तो F1 जनरेशन में कैसे पी प्लांट्स थे, उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये थे। अब सेल्फ पॉलिनेट करें तो एक और पी प्लांट हमें लेना पड़ेगा F1 जनरेशन का। सो उसका जीनोटाइप भी सेम ही होगा, क्योंकि सारों के पास ही राउंड और येलो सीड्स थे, ठीक है। तो अब इनको हम सेल्फ पॉलिनेट कर देते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो यहाँ से देखो, यहाँ से ये कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैपिटल वाई आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, ठीक है। यहाँ से ये स्मॉल आर आ जाएगा और यहाँ से ये स्मॉल वाई आ जाएगा, तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ से ये कैपिटल आर आ जाएगा और यहाँ से ये स्मॉल वाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये स्मॉल वाई आ जाएगा, तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ से ये स्मॉल आर आ जाए और यहाँ से ये कैपिटल वाई आ जाए, ठीक है। तो ये गैमीट्स फॉर्म हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं इस वाले पी प्लांट में। तो ये इस पी प्लांट में ये 4 गैमेट्स बन रहे हैं, तो इस वाले पी प्लांट में भी यही बनेंगे, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है। तो इस वाले पी प्लांट में भी यही चारों गैमीट्स बनेंगी, ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज होंगी, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन
स्मॉल y एंड देन स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं इस वाले पी प्लांट में। अब इन सारे गैमेट्स को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, तभी हमें F2 जनरेशन के पी प्लांट्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि जब इनको हम कंबाइन करेंगे तभी तो हमें पी प्लांट्स मिलेंगे F2 जनरेशन के। ये तो गैमेट्स हैं, इनको हमें कंबाइन करना पड़ेगा। तो इनको कंबाइन करने के लिए हमें ये टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, वी विल ड्रॉ दिस टेबल। तो इस टेबल में ये सारे ये गैमेट्स हैं और इनको यहाँ पर हम कंबाइन करते हुए चलेंगे और हमें F2 जनरेशन के पी प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर ये इसके गैमीट्स लिखे हुए हैं, इस वाले पी प्लांट के, और इस वाले पी प्लांट के जो गैमीट्स हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, और फिर हमने इनको कंबाइन करा। तो जब इनको हमने कंबाइन किया तो हमें ये पी प्लांट्स मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अब ये F2 जनरेशन के जितने भी पी प्लांट्स हैं इनके कैसे सीड आए हैं। तो देखो यहाँ पर राउंड एंड येलो है, फिर ये भी राउंड एंड येलो सीड है, ये भी राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। अब F2 जनरेशन में एक प्लांट है जिसके पास रिंकल्ड और येलो सीड्स हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिली। फिर राउंड एंड येलो, फिर रिंकल्ड येलो दोबारा, देन राउंड येलो, देन राउंड एंड ग्रीन। तो हमें राउंड एंड ग्रीन सीड्स देखने को भी मिल रहे हैं F2 जनरेशन में। देन राउंड एंड ग्रीन, देन राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, एंड देन रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो हमें इतने टाइप के सीड्स देखने को मिले पी प्लांट में जो F2 जनरेशन में हुए। ठीक है, मतलब ये F2 जनरेशन के सारे पी प्लांट हैं और इनमें इतने टाइप के सीड हमें देखने को मिले। ओके, तो जब हमने F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया तो ये F2 जनरेशन आई। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी यही एक्सप्लेन किया। ये पेरेंट प्लांट्स थे। ठीक है, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, इनके गैमेट्स थे। इनको कंबाइन करने के बाद ये F1 जनरेशन का प्लांट आया। फिर इनको हमने सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, तो सेल्फ पॉलिनेट के लिए टेबल ड्रॉ करी और ये F2 जनरेशन के आ गए। तो हम देख सकते हैं हमें 4 टाइप के यहाँ पर सीड देखने को मिल रहे हैं। 4 टाइप के हमें सीड्स देखने को मिल रहे हैं पी प्लांट में। पहला टाइप है राउंड येलो। तो राउंड येलो सीड्स हमें यहाँ पर ये लाइट येलो से दिखाएं। ठीक है, राउंड येलो तो पहला टाइप ही होगा। दूसरा टाइप है रिंकल्ड येलो सीड्स हमें देखने को मिले। तीसरा टाइप है राउंड ग्रीन सीड्स हमें देखने को मिले, और चौथा टाइप है रिंकल्ड ग्रीन हमें सीड्स देखने को मिले। तो 4 टाइप के हमें सीड्स देखने को मिले पी प्लांट में F2 जनरेशन में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर पीछे भी लिखी हुई थी, यहाँ है ना, यहाँ पर ही सेल्फ पॉलिनेटेड द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। ही ऑब्टेन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कंक्लूजन क्या है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि राउंड येलो सीड्स जो कितने पी प्लांट्स के पास हैं, 9 ऐसे, इस टेबल में ऐसे 9 पी प्लांट्स हैं F2 जनरेशन के जिनके पास राउंड एंड येलो सीड्स हैं। ठीक है, और राउंड एंड ग्रीन सीड्स कितने पी प्लांट के पास हैं, 3 ऐसे पी प्लांट हैं जिनके पास राउंड एंड ग्रीन सीड है। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन सीड है, यहाँ पे कलर से भी आप देख सकते हो। रिंकल्ड एंड येलो सीड्स कितने पी प्लांट के पास हैं, 3 पी प्लांट्स के पास। ठीक है, 1 2 3, 3 पी प्लांट्स हैं जिनके पास रिंकल्ड येलो सीड्स हैं, और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स सिर्फ 1 पी प्लांट के पास हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो होगा 9:3:3:1। तो ये फिनोटिपिक रेशियो होगा। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस है जिसको हम देख सकते हैं उसी का रेशियो। तो हमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स देखने को मिले हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो सीड्स हैं, इनकी शेप, इनकी कलर, ये फिजिकल अपीयरेंस ही तो है, इसका रेशियो होगा फिनोटिपिक रेशियो। तो हमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सीड देखने को मिले, सो उन्हीं का रेशियो है ये फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको समझ आ गया है। लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। तो अब ये जो ट्रेट्स हैं ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं। सो सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। तो हमारे सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है इन द सेल। ओके, देन अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। तो डीएनए का एक सेक्शन जो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं जीन। उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं उस प्रोटीन का। ठीक है, देन प्लांट हाइट। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल दैट प्लांट हाइट कैन थस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो प्लांट की जो हाइट है वो कितना टॉल होगा, कितना छोटा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन पर डिपेंड करता है ना। Then the amount of the plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it। अब कितना प्लांट हार्मोन रिलीज होगा ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। मतलब प्लांट में वो प्रोसेस अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहा है उतना ही प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और जितना प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस होगा उतना ही वो प्लांट टॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन में इसको सम अप कर दिया है। सेल्यूलर डीएनए विच इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। सेल्यूलर डीएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, तो
जो सेलुलर डीएनए है वो प्रोटीन बनाता है और एंजाइम्स भी प्रोटीन के ही बने होते हैं. सो देन एंजाइम्स वर्क्स एफिशिएंटली, देन मोर हार्मोन इज प्रोड्यूस एंड द प्लांट इज टॉल, टॉलनेस ऑफ द प्लांट. तो एक टाइप से जब डीएनए है वो सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और एंजाइम उन्हीं के बने होते हैं. फिर एंजाइम वर्क्स अपना काम अच्छे से करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं, और एंजाइम्स जितना अच्छे से काम करेंगे, जितना एफिशिएंटली काम करेंगे, उतना ही ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और जितना हार्मोन प्रोड्यूस होगा प्लांट उतना ही टॉल होगा. ठीक है. सो एट द लास्ट देयरफॉर जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और द ट्रेट्स. तो जो जीन्स हैं वही क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं. बिकॉज जो डीएनए है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोटीन के लिए वो होता है जीन, और वही जीन्स क्या करते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. चाहे वो टॉलनेस है, शॉर्टनेस है, जो भी कैरेक्टर्स हैं इन सभी को जीन ही कंट्रोल करते हैं. ठीक है. Let's move on and discuss about sex determination. So this is the last topic of our chapter. So determination of gender of an offspring is known as sex determination. तो किसी भी offspring का हमें gender जब पता चलता है, we are getting to know the gender of that particular offspring, उसको बोलते हैं sex determination. ठीक है. सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. अब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो पहला फैक्टर है इन्वायरमेंटल. सो इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द जेंडर. तो कई ऑर्गेनिजम्स में टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का जेंडर क्या होगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन टर्टल, तो टर्टल में जिस टेम्परेचर पर फर्टिलाइज्ड एग्स को रखा गया है वही डिसाइड करेगा कि उन जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका क्या जेंडर होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टर्टल. और दूसरा फैक्टर है जेनेटिक. तो जेनेटिक में क्या है, इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स. तो ह्यूमन में जो जेंडर है वो किससे डिफाइन होता है, सेक्स क्रोमोसोम से डिफाइन होता है. मतलब जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो क्रोमोसोम्स हमें प्रेजेंट है, वो डिफाइन करते हैं कि क्या जेंडर होगा उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग का. ठीक है. सो अब जो हमारे अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सो वी हैव टोटल 23 क्रोमोसोम्स. हमारे में टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. यहाँ पर लिखा भी है इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स एंड द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट हेल्प in deciding gender of that individual is called the sex chromosome. तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. 23 में से 22 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं. ठीक है. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास हैं, 23 में से 22 को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं. और जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बचा है जो जेंडर डिटरमाइन करता है उस ऑर्गेनिज्म का या उस ऑफस्प्रिंग का, उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. तो हमारे अंदर एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है जो जेंडर डिटरमाइन करता है. ओके. ठीक है. तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर हम समझ भी सकते हैं कि जो फीमेल होती है उसमें एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है विच इज XX. ठीक है. तो फीमेल में एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है विच इज XX, और मेल में भी एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है XY. ठीक है. तो फीमेल के पास दोनों क्रोमोसोम, दोनों सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं और मेल के पास XY होते हैं. ठीक है. अब देखो जो इनका प्रोजेनी होगा, मतलब जो इनका ऑफस्प्रिंग होगा, वो उसका जेंडर कैसे डिटरमाइन होगा. तो हमें पता है कि फीमेल में से भी, मदर में से भी एक जीन आएगा और फादर में से एक जीन आएगा. दोनों में से एक एक जीन आएगा. ठीक है. तो मदर में से तो X क्रोमोसोम ही आएगा क्योंकि मदर के पास दोनों X क्रोमोसोम ही है. ठीक है. मदर के पास दोनों ही X क्रोमोसोम है तो मदर के पास से X आएगा. ठीक है. अब फादर के पास से अगर मान लो X क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, फादर के पास से अगर X क्रोमोसोम आ गया, तो अब ये जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, अब ये इनका जो ऑफस्प्रिंग है इसका जेंडर क्या होगा, इट विल बी अ गर्ल. तो शी विल बी अ गर्ल. तो इसका जेंडर क्या होगा, फीमेल. ओके. बिकॉज फीमेल्स में दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं. ठीक है. सो दोनों क्रोमोसोम्स XX होते हैं. जिस ऑर्गेनिज्म में दोनों क्रोमोसोम्स XX हैं वो फीमेल है, और जो सा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक क्रोमोसोम X है और दूसरा क्रोमोसोम Y है वो मेल होता है. ठीक है. तो मदर के पास से तो X क्रोमोसोम आया और फादर के पास से अगर X क्रोमोसोम आया है तो जो ऑफस्प्रिंग है उसके पास दोनों X क्रोमोसोम हो गए, और अगर दोनों X क्रोमोसोम है तो वो एक गर्ल होगी. ठीक है. अब दूसरा केस हो सकता है, दूसरा केस क्या होगा कि अगर मान लो मदर के पास से तो X क्रोमोसोम ही आएगा. ठीक है. उसके पास दोनों ही X क्रोमोसोम है, और अगर मान लो फादर के पास से अब Y वाला क्रोमोसोम आ गया. ठीक है. Y वाला क्रोमोसोम आ गया, तो अब ये जो ऑफस्प्रिंग है इसका जेंडर क्या होगा, इट विल बी अ मेल. तो ये एक मेल होगा. ठीक है. ये बॉय होगा. बिकॉज अभी हमने देखा कि गर्ल में दोनों क्रोमोसोम X होते हैं और बॉय में दोनों क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम X होता है, एक Y होता है. तो अब इसके पास X और Y ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं. सो ये क्या होगा, एक मेल होगा. ठीक है. तो अगर फादर के पास से X क्रोमोसोम आया तो वो फीमेल होगी, और अगर फादर के पास से Y वाला क्रोमोसोम आया तो वो मेल होगा, बॉय होगा. ठीक है.
तो ये जो जेंडर होता है ऑफस्प्रिंग का वो फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। फादर के पास से जो सा क्रोमोसोम आया है वही डिटरमाइन करेगा कि ऑफस्प्रिंग का जेंडर क्या होगा, क्योंकि मदर के पास से तो एक्स क्रोमोसोम ही आने वाला है। डिपेंड करता है फादर के से कि फादर के पास से एक्स क्रोमोसोम आया है या वाई आया है, उस पर डिपेंड करता है जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास XX। ठीक है, अब फीमेल के पास है तो ये एक X क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, और अगर मेल के पास से X क्रोमोसोम आया तो XX कंबाइन होके XX हो जाएगा और ये फीमेल बनेगी। ठीक है, और अगर मेल के पास से Y क्रोमोसोम आया तो X और Y कंबाइन हो जाएंगे और XY बनेगा, तो और जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा। ठीक है, डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, दिस शोज दैट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ ऑफ विल बी द गर्ल्स। तो इससे पता चलता है हमें कि आधे जो चिल्ड्रन होंगे वो आधी गर्ल्स होंगी, आधे बॉयज होंगे। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल। तो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों के पास एक्स क्रोमोसोम होता ही है जो मदर से आया है। ठीक है, देन thus gender of an individual will be determined by what he from his mother and not from his father and not from his mother। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि किसी भी इंडिविजुअल का जो जेंडर है वो फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, मदर के क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो अब एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। तो जो वेरिएशंस होते हैं स्पीशीज में उनका क्या फायदा है या सर्वाइवल होने में, मतलब स्पीशीज के सर्वाइवल में उनका क्या फायदा है। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जैसे रिप्रोडक्शन होती है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आती हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये जो वेरिएशंस हैं ये सर्वाइवल को कैसे प्रमोट करती है, मतलब स्पीशीज के सर्वाइवल को कैसे प्रमोट करती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब इन्वायरमेंट में एकदम एडवर्स चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, जब एनवायरमेंट में एकदम चेंजेस आ जाते हैं तो उसको अडेप्ट करने के लिए वेरिएशंस बहुत नेसेसरी होती हैं। ठीक है, एकदम एनवायरमेंट में गर्म हो गया एनवायरमेंट या एकदम से ज्यादा सर्दी आ गई तो इन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए वेरिएशंस बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, और ये वेरिएशंस हेल्प करती हैं हमें एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, द वेरिएशंस। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, रिटन फॉर्म में। द वेरिएशंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। द नेचुरल एनवायरनमेंट आल्सो चेंजेस एंड वेरिएशंस इन स्पीशीज व्हिच बिकम सूटेड टू द एनवायरनमेंट हेल्प इट टू सर्वाइव। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो हमने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनके एक्सपेरिमेंट में हमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में भी डोमिनेंट, की जो ट्रेट्स हैं वो डोमिनेंट या रिसेसिव होते हैं। तो इसको मैं समझाती हूँ, हमने डिस्कस भी किया था अभी कि उन्होंने क्या, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, उन्होंने एक प्योर टॉल पी प्लांट लिया जिसके ये जीनोटाइप था उसका, और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया जिसका ये जीनोटाइप था, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उन्होंने इसको क्रॉस पॉलिनेट कर दिया, तो फिर जो F1 जनरेशन आई वो सारे टॉल प्लांट्स थे। तो इसका जीनोटाइप क्या था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो F1 जनरेशन थी, ये जो F1 जनरेशन आई, ये सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे। ठीक है, टॉल प्लांट्स थे क्योंकि ये जो टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट होता है और ये ड्वार्फनेस वाला रिसेसिव होता है, इसलिए टॉलनेस वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसलिए जितने भी ऑफस्प्रिंग्स है F1 जनरेशन के वो सारे के सारे टॉल थे। तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। और फिर उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के ही जो प्लांट्स थे जो सारे के सारे टॉल थे, फिर उन्होंने उनको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद F2 जनरेशन आई। तो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स थे उनका जीनोटाइप क्या था, तो इनको सेल्फ पॉलिनेट के बाद जो F2 जनरेशन आई उसका जीनोटाइप क्या था, एक कैपिटल टी था। ठीक है, यहाँ से एक और पी प्लांट ले लेते हैं और फिर F1 जनरेशन का इनको इन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। तो सेल्फ पॉलिनेट किया तो कैपिटल टी एक, ठीक है, दूसरा होगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, तीसरा होगा एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी। ठीक है, ये कॉमा नहीं आएगा बीच में। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी
ठीक है, तो पहले पी प्लांट का जीनोटाइप ये था, दूसरे का ये, तीसरे का ये, और जो फोर्थ पी प्लांट था F2 जनरेशन का उसमें एक स्मॉल टी यहाँ से और एक स्मॉल टी यहाँ से। ठीक है, तो ये F2 जनरेशन के पी प्लांट्स हैं। तो F2 जनरेशन के जो पी प्लांट्स थे उनमें से जो 3 पी प्लांट्स थे वो तो टॉल थे, लेकिन जो फोर्थ पी प्लांट था, जो एक पी प्लांट था, वो ड्वार्फ था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इन तीनों में टॉलनेस डोमिनेंट है। इनके पास क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ पर भी कैपिटल टी है तो ये डोमिनेंट है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए ये वाला पी प्लांट टॉल है। यहाँ पर भी ये टॉलनेस वाला कैरेक्टर है तो ये डोमिनेंट है, इसलिए ये वाला प्लांट भी टॉल था। तो यहाँ पर भी कैपिटल टी है तो ये वाला पी प्लांट भी टॉल था। लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्थ पी प्लांट है F2 जनरेशन का, यहाँ पर कैपिटल टी नहीं है, मतलब टॉलनेस वाला कैरेक्टर नहीं है, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं। ठीक है, ड्वार्फनेस के दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं, इसलिए यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और ये वाला जो पी प्लांट था ये ड्वार्फ था। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर डोमिनेंट वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट प्रेजेंट था। रिसेसिव हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है तो वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और यहाँ पर भी 3 टॉल ही थे, लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्थ पी प्लांट था, यहाँ पर एक भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं था, टॉलनेस वाला ट्रेट नहीं था, रिसेसिव थे दोनों, इसीलिए रिसेसिव ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो यहाँ पर मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि कैसे डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है और कैसे रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो टॉलनेस वाला डोमिनेंट ट्रेट था और ड्वार्फनेस वाला रिसेसिव ट्रेट था। ठीक है, तो यही हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में सीखा। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका आंसर हम लिखेंगे रिटन फॉर्म में, मेंडल। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको पढ़ सकते हो, मैंने इसमें पूरा पहले मेंडल का एक्सपेरिमेंट लिख दिया है, और फिर मैंने लिखा है कि जोन सा कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ दैट वाज डोमिनेंट, एंड द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस्ड इन द F2 जनरेशन, जो एक प्लांट ड्वार्फ हुआ, दैट वाज रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। तो जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, उसमें हमें पता है कि 50% जो जेनेटिक मटेरियल है वो मदर से आता है और 50% जो जेनेटिक मटेरियल है वो फादर से आता है। तो ये कैसे इसको हम इंश्योर करें कि आधा आधा जेनेटिक मटेरियल फादर से आता है, आधा मदर से आता है। सो हाउ वी विल इंश्योर दैट। सो हमें पता है कि जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि मदर के पास एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है विच इज XX, और फादर के पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY। तो एक क्रोमोसोम मदर के पास से आता है और एक क्रोमोसोम फादर के पास से आता है, मतलब जो हाफ जेनेटिक मटीरियल है वो मदर के पास से आता है और हाफ जेनेटिक मटेरियल फादर के पास से आता है। इसीलिए जो प्रोजेनी है उसमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, मदर और फादर दोनों के होते हैं। सो इसको हम रिटन में कैसे लिखेंगे, हाउ वी विल राइट इट। सो इन ह्यूमन बीइंग्स, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इसमें मैंने लिखा है कि जो प्रोजेनी होती है उसमें 50% कैरेक्टर्स मदर के आते हैं, 50% कैरेक्टर फादर के आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक क्रोमोसोम फादर से आता है। सो दिस इज रिटन इन द कंप्लीट आंसर, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। ओके, सो We have completed the revision of our chapter Heredity and Evolution। इस पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सभी टॉपिक्स को हमने रिवाइज किया, और फिर हमने NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अब आपको NCERT के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हाय एवरीवन, आई एम मधु एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इस चैप्टर की 1 शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, और इस चैप्टर का मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है। तो अगर आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, और फिर हम NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देन वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें इतने टाइप्स हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड
एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, सो इनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. It ensures the continuity of life on earth. तो reproduction क्या है? It is a process जिससे जो living organisms हैं वो new individuals produce करते हैं similar to themselves, मतलब अपने ही जैसे new organisms को जन्म देते हैं. This process is known as reproduction. ठीक है? It ensures the continuity of life on earth. तो earth पर जो life है वो continue कैसे रहेगी? Reproduction से ही कंटिन्यू रहेगी. जब रिप्रोडक्शन होगा तो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे और जो लाइफ है अर्थ पे वो कंटिन्यू रहेगी. ठीक है. न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड. तो हमें पता है कि जो हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है. डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. विच इज द हेरिडिटी मटेरियल. तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है. ये हमने चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में भी डिस्कस किया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. DNA replicates and forms new cells causing variation. So these new cells will be similar but may not be identical to the original cell. तो जब भी नए living organisms जन्म लेते हैं तो जो DNA होता है वो रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट करना मतलब कॉपी होता है. DNA कॉपी होता है पेरेंट सेल में से ऑफस्प्रिंग के सेल में. ठीक है. पेरेंट सेल से जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसके सेल में DNA कॉपी होता है, DNA रेप्लिकेट होता है. ठीक है. और नए सेल्स बनते हैं और इनमें वेरिएशन आती है. वेरिएशन तो आती है क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि हम बिल्कुल तो अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई नहीं देते. थोड़े थोड़े हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं लेकिन वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स. सो वेरिएशन होती है हम में. जो नई जनरेशन आती है उसमें वेरिएशन आती है. ओके, बिकॉज ऑफ द डीएनए कॉपिंग. सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल. तो जो नए सेल्स होंगे ऑफस्प्रिंग के वो पेरेंट सेल के सिमिलर होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे. सेम होंगे थोड़े थोड़े लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखाई देंगे. ओके. Variations are useful for the survival of the individual and species over time as well as basis for evolution. और जो नए organisms में जो वेरिएशन आती है ये बहुत ज़रूरी है. वेरिएशन आना ज़रूरी है तभी एवोल्यूशन होगा और एक ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है वही कंटिन्यू रहेगी. ठीक है. सो वेरिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द बेसिस फॉर एवोल्यूशन. ठीक है. तो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट types of reproduction. So there are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. तो asexual reproduction के इतने types होते हैं: fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation and spore formation. ठीक है. and sexual reproduction में हम discuss करेंगे in flowering plants and in humans. ठीक है. तो start करते हैं asexual reproduction से. So asexual reproduction में सबसे पहले fission. तो fission क्या होता है? fission in this the parent cell divides into daughter cells. ठीक है. यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा. जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. ठीक है. जो पेरेंट का सेल है वो जो डॉटर सेल में है उसमें डिवाइड हो जाता है. तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फिजन. ठीक है. अब फिजन भी 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. तो बाइनरी फिजन क्या होता है? व्हेन द फिजन रिजल्ट्स इन 2 डॉटर सेल्स इट इज बाइनरी फिजन. तो जब फिजन में एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है तो वो बाइनरी फिजन होता है. नाम से पता चल रहा है बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2 होता है. तो जब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, फिजन हो रहा है उसका, तो दैट इज बाइनरी फिजन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एमोइबा, पेरीमीशियम एंड लीशमेनिया. तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बाइनरी फिजन होता है. जैसे ये एमोइबा का एग्जांपल है. तो ये एमोइबा का ये पेरेंट सेल है. ठीक है. फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. यहाँ पर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और ये यहाँ पर स्प्लिट हो गया. ठीक है. 2 डॉटर सेल्स बन गए यहाँ पर और ये 2 डॉटर सेल्स अलग अलग हो गए. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन. ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए बिकॉज दिस कैन ऑल्सो कम इन एग्जाम्स. ठीक है. बाइनरी फिजन के ये एग्जांपल्स हैं. दूसरा टाइप होता है फिजन का मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन नाम से पता चल रहा है जब एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वो मल्टीपल फिजन होता है. सो व्हेन द फिजन रिजल्ट्स इन मेनी डॉटर सेल्स इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. तो जब एक फिजन में एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है दैट इज मल्टीपल फिजन. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है. यहाँ पर इसका डायग्राम भी गिवन है. ये प्लाज्मोडियम का एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म है इसका और ये न्यूक्लियस है. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर बन चुके हैं और
और इनके अराउंड साइटोप्लाज्म आ गया है, ठीक है। और फिर ये जब ये बर्स्ट हो जाता है, ये प्लाज्मोडियम की जो कवरिंग है ये बर्स्ट हो जाती है और ये बहुत सारे जो डॉटर सेल्स हैं ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सो डॉटर सेल्स ये रिलीज हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हुआ। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो पहला टाइप था ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन। अब अगला टाइप है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, मतलब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंट हो जाते हैं, उसके फ्रेगमेंट मतलब पीस हो जाते हैं, और हर एक जो फ्रेगमेंट है, हर एक जो पीस है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा में, तो स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होती है। देखो ये स्पाइरोगायरा है, ये बीच में से स्प्लिट हो गया, मतलब ये फ्रैगमेंट हो गया, इसके ये दो फ्रैगमेंट्स बन गए। अब ये दोनों जो फ्रैगमेंट्स हैं ये पूरे एक नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, वेरी सिंपल। तो एग्जाम्पल्स भी आपको साथ में याद होने चाहिए। फिजन का एग्जाम्पल क्या है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। अगला टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? इन दिस अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स मे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक नए ऑर्गेनिज्म को राइज देते हैं अपने ही बॉडी पार्ट से। मतलब अगर कोई बॉडी पार्ट अलग हो गया है उस ऑर्गेनिज्म में, तो वो जो बॉडी पार्ट है वो एक पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया में, तो ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिया है। ये प्लेनेरिया है, ये मतलब ये स्प्लिट हो गया, ठीक है, ये कट गया, इसके ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये अलग अलग हो गए। अब ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो ये जो ये बॉडी पार्ट है ये पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये वाला बॉडी पार्ट ये भी पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऐसे ही ये वाला भी एक पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो हर एक बॉडी पार्ट से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो गया। सो दिस इज रीजनरेशन, ठीक है। In this, few organisms may give rise to new organisms from their body parts. हाइड्रा और प्लेनेरिया इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। रीजनरेशन हो गया। अब बात करते हैं बडिंग के बारे में। तो बडिंग में क्या होता है? इन बडिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रो आउट एज बड विच देन डीटैच एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से एक स्मॉल पार्ट, एक बड सा निकलता है, और वो जो बड है वो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है और फिर वो डीटैच होके पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट में, तो यहाँ पर आप हाइड्रा का एग्जाम्पल देख सकते हो। हाइड्रा है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। अब इसके यहाँ पर ये थोड़ा सा बड निकला, ठीक है, ये बड निकला। अब ये जो बड है ये पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और जब ये पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तब ये यहाँ से डीटैच हो जाएगा और अलग हो जाएगा और पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म ये हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बडिंग, ठीक है। बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, नाम से पता चल रहा है, ओके। स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बड। ये बड की तरह ग्रो करता है और फिर ये डीटैच होके पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। ये बड है और ये इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है, ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं। डायग्राम भी आपको आना चाहिए, ओके। सो दिस इज बडिंग। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। सो इट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, ये प्लांट्स में होता है, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने वेजिटेटिव पार्ट्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट्स के? जैसे कि रूट, स्टेम्स, लीव्स, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो जब प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी दो टाइप की होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेचुरल क्या होती है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैपेंस थ्रू लीव्स, एग्जांपल ब्रायोफाइलम। स्टेम, एग्जांपल टर्मरिक एंड जिंजर। रनर्स एंड स्टोलन, एग्जांपल ग्रास, रनर्स एंड स्ट्रॉबेरी। बल्ब्स, एग्जाम्पल ऑनियन, लिली एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जो प्लांट है वो अपने आप ही अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि जब प्लांट अपने लीव से रिप्रोड्यूस करता है, जैसे ब्रायोफाइलम में, तो ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसमें वो अपने लीव से रिप्रोड्यूस करता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऐसे ही अपने अलग अलग पार्ट, स्टेम, स्टोलन, ठीक है, बल्ब, जब इनसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दिस इज
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, जिसमें मतलब ह्यूमन का इंटरफियरेंस होता है। जैसे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के मेथड्स हैं, इंक्लूड कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये सारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड हैं। जैसे कटिंग में आपने देखा होगा कि रोज प्लांट को हम कैसे ग्रो करते हैं, रोज प्लांट की स्टेम कट करके उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं और फिर वो एक पूरा प्लांट बन जाता है। सो दिस इज आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल में जो प्लांट है वो अपने आप ही अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल यहाँ पर ये फिगर गिवन है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जो अपने लीफ से रिप्रोड्यूस करता है। तो ये ब्रायोफाइलम का एक लीफ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लीफ के एंड पर ये छोटे छोटे बड्स ग्रो हो गए हैं। ठीक है, तो ये जब बड्स ग्रो होते हैं तो ये लीफ से डिटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और फिर ये पूरा एक प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइलम। ठीक है, अब अगला रिप्रोडक्शन मेथड है, अगला टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स विच इंडिविजुअली ग्रो इन अ प्लांट। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है, पेरेंट प्लांट जो होता है वो थाउजेंड्स मतलब बहुत सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट को प्रोड्यूस करता है जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। तो जो पेरेंट प्लांट है वो बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और ये स्पोर्स क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं और यही स्पोर्स नए नए प्लांट में ग्रो करती हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ राइजोपस। तो ये राइजोपस का प्लांट है। ठीक है, ये फिलामेंट है और ये ऊपर जो आपको ये गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, ये है स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स क्या होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जो मतलब एक प्लांट में ग्रो करती है। ठीक है, तो इन स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे पोर्स भरे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आती है तो ये जो स्पोरेंजिया होता है ये क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो स्पोरेंजिया है ये बर्स्ट हो जाता है और इसमें से जितने भी स्पोर्स होते हैं ये बाहर निकल के जमीन पर गिर जाते हैं। ठीक है, और जब ये स्पोर्स जमीन पर गिरते हैं और जब इन्हें फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती हैं जर्मिनेशन के लिए, तब ये नए नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। ओके, सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स थे, उन सभी को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट। तो जो मेल पेरेंट से भी एक गैमेट आता है और फीमेल पेरेंट से भी गैमेट आता है और दोनों का गैमेट फ्यूज होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो सबसे पहले हम फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो दिस इज द फ्लावर। अब फ्लावर में जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन पत्तियां यहाँ पर दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेपल। ठीक है, दीज आर नोन एज द सेपल। और प्लूरल होगा, सेपल्स होंगी तो इसको हम कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, और ये सेपल का क्या काम होता है, ये सेपल फ्लावर को सपोर्ट करता है। ठीक है, इट सपोर्ट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अगला पार्ट है ये, सो दीज आर द पेटल्स। तो ये आपको जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है फ्लावर में, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। मतलब जो फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती हैं उनको हम पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब पेटल्स को जब प्लूरल होगा इसका तो इसको हम कोरोला बोलते हैं। तो प्लूरल ऑफ पेटल्स इज कोरोला। ओके, अब हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। ठीक है, तो एक फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। ठीक है, स्टेमन में दो सब पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, सो ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं और इसके ऊपर जो आपको ये गोल गोल दिख रहा है दिस इज नोन एज द एंथर। सो दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर। और इन एंथर के अंदर क्या होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल गैमेट्स। मतलब जो मेल जर्म सेल है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, उसको हम मेल गैमीट्स बोलते हैं। तो एक फ्लावर में मेल गैमीट्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीट्स इन द फ्लावर। और ये पोलन ग्रेन्स होते कहाँ हैं, एंथर के अंदर होते हैं। ठीक है, और एंथर फिलामेंट से कनेक्टेड होता है और एंथर और फिलामेंट को साथ में हम स्टेमन बोलते हैं। और ये स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है,
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कार्पल बोलते हैं, ठीक है। कार्पल में भी अब 3 सब पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो आपको पूरा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये ट्यूब जो आपको दिख रही है इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये नीचे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं फीमेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के बाहर होता है ओवरी, और ओवरी से कनेक्टेड है ये स्टाइल, और सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। तो इन तीनों को एक साथ हम बोलते हैं कार्पल, और ये कार्पल क्या है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब फर्टिलाइजेशन होगी कैसे, रिप्रोडक्शन होगी कैसे? रिप्रोडक्शन तो तभी होगी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगी तभी तो रिप्रोडक्शन होगी, तभी तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना। तो जो मेल गैमेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं विच आर द पोलन ग्रेन्स, और यहाँ पर जो फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं इनका फ्यूजन होना होगा, ठीक है। सबसे पहले इन्हें फ्यूज होना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा, ठीक है। सो हाउ विल द मेल गैमेट्स मतलब विच आर द पोलन ग्रेन्स विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हेयर? तो ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए तो इन्हें फ्यूज होना पड़ेगा ना। तो अब ये मेल के जो गैमेट्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये फीमेल के गैमेट्स तक कैसे पहुंचेंगे? सो सबसे पहले होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए पोलन ग्रेन्स को फीमेल गैमेट्स तक तो पहुंचना पड़ेगा ही। तो कैसे पहुंचेगा? जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर एंथर में प्रेजेंट होते हैं ये स्टिग्मा तक जाते हैं सबसे पहले। तो ये जो ट्रांसफर हुआ पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन होगा कैसे? कैसे यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक जाएंगे? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, विंड की हेल्प से या फिर इंसेक्ट्स की हेल्प से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ठीक है। फिर स्टिग्मा से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ पर फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर of the stamen to the stigma of the flower is termed as pollination। तो pollen grains का जो ट्रांसफर है एंथर से स्टिग्मा तक, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन भी 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब जब एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहा है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मतलब जिसमें सिर्फ एक फ्लावर इन्वॉल्व है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जिसमें 2 फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक चले गए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। ऐसा भी हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक चले गए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और जब एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये 2 टाइप के पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन के बाद होता क्या है? जब पोलन ग्रेन्स पहुंच गए स्टिग्मा तक, अभी तो उन पोलन ग्रेन्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना है ना, तो अब जब पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट्स तक जाएंगे, सो अब उसका प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम गिवन है, इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले थ्योरी रीड करते हैं। तो पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? Pollination is followed by fertilization in plants. It is the process of fusion of male germ cells with the female gametes. तो fertilization क्या है? It is the fusion of मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। इट गिव्स राइज टू जाइगोट। As soon as the pollen lands on suitable stigma, it reaches the female germ cells in ovary। तो जैसे ही pollen grain stigma पर आता है, फिर वो pollen grain stigma से ovary तक पहुंचता है जहां पर female gametes होते हैं, ठीक है। This occurs via pollen tube। अब वो pollen grains female gametes तक कैसे पहुंचेंगे? pollen tube के थ्रू। तो pollen grain से एक ट्यूब निकलती है जिसको pollen tube बोलते हैं, ठीक है। The pollen tube grows out of the pollen grains, travels through the style and finally reaches the ovary जहां पर फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स इन मेनी टाइम्स एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। और फिर जब पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं तो फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट बनने के बाद जो जाइगोट है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है, और एम्ब्रॉय बनता है।
और एम्ब्रॉय कहाँ बनता है, ओव्यूल में बनता है। और ये जो ओव्यूल होता है, जो एम्ब्रॉय के बाहर होता है, वो क्या होता है, दिस ओव्यूल देन डेवलप्स अ टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सीड। तो अंदर तो एम्ब्रॉय है, एम्ब्रॉय के बाहर ओव्यूल होता है, वो जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, एक टफ कवरिंग बन जाती है, उसको हम सीड बोलते हैं, ठीक है। द ओवरी रैपिडली ग्रोज एंड राइपन्स एज फ्रूट, और जो ओवरी है वो राइप होकर फ्रूट बन जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है, जो एम्ब्रॉय के बाहर जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, और ओव्यूल के बाहर जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है, ठीक है। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर एम्ब्रॉय, ऑब्वियस सी बात है, जो सीड बना है ओव्यूल उसके अंदर होता है एम्ब्रॉय, ठीक है। दैट डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर सूटेबल कंडीशंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जो ओव्यूल होता है, सीड होता है, उसके अंदर एम्ब्रॉय होता है, और जब उस एम्ब्रॉय को सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बन जाता है, सिंपल, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस है ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ डायग्राम में भी यही बताया गया है। ये पॉलन ग्रेन से यहाँ पर पहुंच गए पॉलिनेशन के बाद। अब इन पॉलन ग्रेन से ये पॉलन ट्यूब निकलती है, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से फीमेल गैमेट्स तक पहुंचती है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इस पॉलन ट्यूब से यहाँ पर फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर जाइगोट बन जाता है, ठीक है। और ये ओव्यूल होता है, ये सीड बन जाता है, और ये जो ओवरी है ये फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। So this was the topic of reproduction in flowering plants. तो हमने flowering plants में कैसे reproduction होता है वो देख लिया। Now let's discuss about sexual reproduction in human beings. Human beings में reproduction कैसे होता है? Okay, so human beings में भी sexual reproduction होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स फ्यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट टेस्टिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है टेस्टिस। सो द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। तो मेल के जो गैमीट्स होते हैं, मेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको मेल गैमीट्स बोलते हैं, वो होते हैं स्पर्म्स। तो ये स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है मेल में, ये टेस्टिस में ही होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है मेल में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। This begins at puberty and continues throughout the life of a human male. तो ये जो sperm production का ये जो प्रोसेस है, ये puberty से स्टार्ट होता है और फिर पूरी लाइफ तक चलता है, ठीक है। So puberty is the time where the secondary sexual characters occur, ठीक है। तो वो टाइम that is known as puberty। तो puberty से पूरी लाइफ तक ह्यूमन मेल में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस ऑल्सो सिक्रीट द मेल हार्मोन, ये मेल आएगा यहाँ पे, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो मेल हार्मोन होता है जो मेल में चेंजेस के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्यूबर्टी के टाइम पर जो भी चेंजेस होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल का ये हार्मोन विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टिस जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो टेस्टिस ऑल्सो सिक्रीट द मेल हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब अगला पार्ट है स्क्रोटम। सो दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, इट इज अ सैक ऑफ थिक स्किन दैट प्रोटेक्ट्स एंड सराउंड्स द टेस्टिस। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस सिंस दे हैव टू बी एट स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर सुटेबल स्पर्म क्रिएशन। तो ये जो स्क्रोटम होता है ये एक थिक स्किन होती है, एक बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। टेस्टिस को सराउंड और प्रोटेक्ट करता है, क्यों, बिकॉज टेस्टिस को बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस सिंस दे हैव टू बी एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर। तो बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को स्पर्म की क्रिएशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज प्रोवाइडेड बाय द स्क्रोटम, ठीक है। देन अगला पार्ट है वास डिफरेंस। सो द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस व्हिच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। द यूरेथ्रा थस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। तो वास डिफरेंस क्या है, ये एक ट्यूब है जो टेस्टिस से यूरेथ्रा तक स्पर्म्स को लेकर जाती है, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म्स बने और यूरेथ्रा तक जो ट्यूब स्पर्म्स को लेकर जाती है दैट इज वास डिफरेंस, ठीक है। और जो यूरेथ्रा है उसमें से स्पर्म्स और यूरिन दोनों पास होते हैं। सो यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन इन ह्यूमन मेल, ठीक है।
ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम है, डायग्राम में भी आप समझ सकते हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर ऑल्सो। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ओवरीज। तो ओवरीज क्या होती है? अ पेयर ऑफ ओवरीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड पर एक क्या होता है? ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है जिसको ओवरीज बोलते हैं, ठीक है, दोनों साइड होता है। दे फॉर्म द ओवम एंड सिक्रीट द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जो ओवरीज होती है ये क्या करती हैं? ये ओवम रिलीज करते हैं। ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। ओवा विच इज द एग, ये होता है फीमेल गैमेट। जैसे मेल गैमेट होते हैं स्पर्म्स, फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवम, ठीक है। ओवा जिसको सिंगुलर अगर हम बोलें तो ओवा और प्लूरल बोले तो ओवम, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एग। सो दिस इज द फीमेल गैमेट। तो इसको कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज ही इसको फॉर्म करते हैं। और जो ओवरीज हैं वो फीमेल हार्मोन रिलीज करते हैं विच इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जैसे हमने देखा मेल में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन विच इज सिक्रीटेड बाय द टेस्टिस, ऐसे ही फीमेल में हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच इज सिक्रीटेड बाय द ओवरीज, ठीक है। ओवरीज का फंक्शन देख लिया। अब फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या फिर इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ओविडक्ट। सो व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब? दे आर द पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब एंड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द सुपीरियर कॉर्नर्स ऑफ द यूट्रस टू द एजेस ऑफ द ओवरीज। इट कैरीज ओवा और एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब क्या है? ट्यूब्स होती हैं ये, ठीक है, मस्कुलर एक फनल शेप्ड की ये ट्यूब होती हैं जो दोनों ओवरीज से यूट्रस तक आती हैं, ठीक है। और इन फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? ये जो ओवा होता है ना, जो ओवरीज ने प्रोड्यूस किया है, मतलब जो एग प्रोड्यूस किया है ओवरीज ने, उसको ये यूट्रस तक लेकर जाता है, ठीक है। और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, इसीलिए फैलोपियन ट्यूब को हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब बात करते हैं यूट्रस के बारे में। सो यूट्रस या फिर इसको हम वॉम्ब भी बोलते हैं। सो इट इज अ हॉलो पियर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। फिर वो जाइगोट आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और फिर वहीं पर बेबी की ग्रोथ होती है यूट्रस में, ठीक है, जिसको हम वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेबी है, मतलब जो फीटस है, वो वहीं पर ग्रो करता है, यूट्रस में ग्रो करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द वॉर्म। इट इज अ पियर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी को जो ग्रोथ है वो यूट्रस में होती है। दिस इज द यूट्रस, ठीक है। अब विजाइना, विजाइना क्या है? इट रिसीव्स स्पर्म्स, यहाँ पर स्पर्म्स आएगा, स्पर्म्स फ्रॉम द मेल पार्टनर सर्व्स एज अ बर्थ कैनाल। तो जो स्पर्म्स हैं वो कैसे आते हैं? वेजाइना के थ्रू ही आते हैं मेल पार्टनर से, और जो बर्थ होता है, चाइल्ड का जो बर्थ है वो भी वेजाइना से ही होता है। सो इट सर्व्स एज द बर्थ कैनाल फॉर फीमेल, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओवरीज हैं, ठीक है। ये ओवरीज क्या करती हैं? एग या फिर हमारे ओवम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब जो ओवरी से यूट्रस तक इसको ज्वाइन करती है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का, ठीक है। ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी यहीं पर ग्रो करता है, ठीक है। एंड दिस इज द यूट्रस, दिस इज द सर्विस एंड दिस इज द वेजाइना। सो वेजाइना से स्पर्म्स आते हैं, स्पर्म्स यहाँ से एंटर करके फिर यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर बेबी ग्रो करता है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होता कैसे है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन क्या है? क्या? द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म, ठीक है, मेल गैमेट एंड ओवम विच इज द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो हमें पता है फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। तो ह्यूमंस में मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम। तो इन दोनों का जब फ्यूजन होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ओके। When the sperm fuses with the egg, it forms zygote that gives rise to a new progeny. तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या बनता है? जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से प्रोजेनी मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनता है। द जाइगोट अंडरगोज वेरियस डिविजन्स टू फॉर्म एन एम्ब्रॉय। तो जाइगोट का डिवीजन होता है, ठीक है, और फिर एम्ब्रॉय बनता है। Then this embryo sinks down and reaches into the soft and thick lining of uterus. The embedding of the embryo in the thick lining of the uterus is known as implantation. तो जब फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट बन जाते हैं, एम्ब्रॉय बन जाता है, तब वो एम्ब्रॉय यूट्रस में आता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यूट्रस में ही बेबी की ग्रोथ होती है, ठीक है।
तो यूट्रस में बेबी क्यों ग्रो करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्रस में ये थिक लाइनिंग होती है, ठीक है, ये थिक लाइनिंग होती है ब्लड की, जो बेबी को जो मतलब प्रोजेनी है या फिर जो एम्ब्रॉय है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ये थिक लाइनिंग होती है यूट्रस में। तो जब वो जो एम्ब्रॉय है वो यूट्रस में आता है तो वो यहाँ पर इस थिक लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर इससे चिपक जाता है, ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। सो thick lining of the uterus is known as implantation. The embryo gets nutrition from the mother's blood with placenta. तो अब जो एम्ब्रॉय है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए वो कहाँ से मिलेंगे, वो मदर के ब्लड से मिलते हैं, ठीक है, मदर्स ब्लड विद प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से मिलते हैं। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा ये थिक लाइनिंग जो आपको यूट्रस में दिख रही है, दिस इज नोन एज द प्लेसेंटा। तो यहीं से जो एम्ब्रॉय है उसको मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलते हैं, ठीक है। तो हमने इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, मतलब जो ओवम और स्पर्म है उनका फ्यूजन नहीं हुआ, तो अब एग के साथ क्या होगा, मतलब जो फीमेल गैमेट है, जो ओवम है, जो हर मंथ प्रोड्यूस होता है, उसके साथ क्या होगा। ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, तो अब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन अकर्स, तब मेंस्ट्रुएशन होती है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, सिंस द ओवरी रिलीजेस वन एग every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg, thus its lining becomes thick and spongy. तो हमें पता है कि जो ओवरी होता है वो हर महीने, हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही एक एग प्रोड्यूस करता है तो जो यूट्रस होता है वो भी अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है, थिक लाइनिंग कर लेता है अपनी जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है, थिक ब्लड की लाइनिंग वो अपने चारों तरफ कर लेता है, ताकि जब फर्टिलाइज्ड एग आएगा, जो एम्ब्रॉय आएगा, वो वहां पर ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होगा, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day. Now however this lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. तो अब एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है, मतलब वो जो यूट्रस ने जो लाइनिंग प्रिपेयर करी थी उस फर्टिलाइज्ड एग को ग्रो करने के लिए, अब तो उसकी जरूरत है ही नहीं, तो वो जो थिक लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, ब्रेक हो जाती है। वो लाइनिंग किसकी बनी होती है, ब्लड की और म्यूकस की बनी होती है, तो वो लाइनिंग ब्रेक होती है और वेजाइना के थ्रू बाहर आती है एज ब्लड एंड म्यूकस। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. It usually lasts for about 2 to 8 days. तो ये हर महीने होती है, एंड जो ये menstruation की साइकिल है ये 2 से 8 दिन तक चलती है। ओके, सो मेंस्ट्रुएशन हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के एक्सपेक्ट में फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना, इस स्टेट को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। देयर आर मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, शॉर्ट फॉर्म्ड एज STDs। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बहुत सारे डिजीजेस स्प्रेड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में STDs, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गोनोरिया, सिफिलिस, these are bacterial diseases, and HIV, warts, these are viral diseases। मतलब जो बैक्टीरिया से होते हैं वो बैक्टीरियल है, और जो वायरस से होते हैं वो वायरल डिजीजेज हैं। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो डिजीज होते हैं उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोनोरिया और सिफिलिस ये बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, और HIV और वॉट्स ये वायरस के थ्रू होते हैं, ठीक है। देन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर डिवाइसेस दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड हेल्प अवॉइड STDs। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, और STDs मतलब जो डिजीज होते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से उसको अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज मैकेनिकल बैरियर्स, केमिकल मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी अब बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत से इनके टाइप्स हैं। जैसे मैकेनिकल बैरियर भी होते हैं, ठीक है, केमिकल मेथड्स भी होते हैं और सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड के बारे में, मतलब जो मैकेनिकल बैरियर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, यूज ऑफ कॉन्डम, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राग्राम। तो फिजिकली जो ओवम है और जो स्पर्म है उनके फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए इन फिजिकल मेथड्स का यूज किया जाता है, जैसे कॉन्डम, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राग्राम। तो ये फिजिकल बैरियर्स हैं, मैकेनिकल बैरियर्स हैं जिनसे फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी एंड देयर विल बी नो STDs ऑल्सो, ठीक है। केमिकल मेथड्स जैसे कि यूज ऑफ ओरल पिल्स,
these changes the hormonal balance of body so that eggs are not released। तो काफ़ी ओरल पिल्स आती हैं, दवाइयाँ आती हैं जिनको खा के जो हमारी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस है वो चेंज हो जाता है और जो एग है वो रिलीज नहीं होता। तो अगर एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। देन मे हैव साइड इफेक्ट्स, लेकिन इनके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ओके, बिकॉज ये बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को चेंज करती हैं, ओके। देन इंट्रायूरेट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ऑल्सो नोन एज IUCD। तो ये क्या होती हैं? कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो यूट्रस में कॉपर टी या फिर लूप लगा दिया जाता है जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए, ठीक है। दीज आर द इंट्रायूरेट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं, जैसे इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वैसेक्टोमी। तो क्या किया जाता है? सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं, जैसे मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर वास्ट डिफरेंस ब्लॉक हो गया तो स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं होगा, स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी सो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस सर्जरी को बोलते हैं वैसेक्टोमी, जहां पर वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल्स में भी होता है, जैसे फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो एग रिलीज हुआ है वो पहुंचे ही ना स्पर्म्स तक और फर्टिलाइजेशन ना हो। सो दिस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके। सो वी हैव फिनिश्ड द रिवीजन ऑफ द चैप्टर। हमने चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर DNA कॉपिंग की क्या जरूरत है, DNA कॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ही था कि जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो जो मेल और फीमेल पेरेंट है दोनों से उनका जो DNA है वो कॉपी होता है ऑफस्प्रिंग में। एंड ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर DNA कॉपी नहीं होगा तो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे, ठीक है। जो क्योंकि DNA क्या होता है? इट इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज द हेरिडिटी मटेरियल। तो पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में DNA के थ्रू ही आते हैं और DNA कॉपिंग के टाइम वेरिएशंस भी आती हैं और ये वेरिएशंस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द एवोल्यूशन एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इसीलिए DNA कॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो हाउ वी विल राइट द आंसर ऑफ दिस, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? So this is the answer for this question। इसका आंसर क्या है? DNA copying is an important phenomenon of reproduction through which organisms pass on their characteristics to their offspring, okay। It also produces variations which are useful for the survival of species for long time। तो ये इसका आंसर है, ओके। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो हमसे जो स्पोर फॉर्मेशन है उसकी एडवांटेजेस पूछी हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू मतलब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा, मतलब स्पोर फॉर्मेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्पोर फॉर्मेशन के? हमने देखा था कि जो एक स्पोरेंजियम होता है उसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, तो बहुत सारे नए प्लांट्स ग्रो होंगे और जो पॉपुलेशन है मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो जल्दी होगी और ज्यादा नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, एक स्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं। जब स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है तो बहुत सारे स्पोर्स एकदम फ्लू होके ग्राउंड पर गिर जाते हैं और तब बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन जल्दी इंक्रीज करती है। सेकेंड एडवांटेज है कि जो स्पोर्स होते हैं वो एक ही प्लेस पर नहीं गिरते, वो विंड के थ्रू अलग अलग दूर दूर जाकर गिर जाते हैं और फिर दूर दूर नए नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो एक ही जगह पर सारे स्पोर्स नहीं गिरते, अलग अलग जगह दूर दूर वो जाकर गिर जाते हैं और वहीं पर नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो एक जगह पर कंपटीशन नहीं होता है प्लांट्स का, ओके। दे डिस्ट्रीब्यूट इन वास्ट प्लेसेस, ठीक है। अगला एडवांटेज है कि जो स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर थिक वॉल होती है, थिक कवरिंग होती है जो उन स्पोर्स को डिहाइड्रेशन से बचाती है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अनफेवरेबल कंडीशंस में डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए स्पोर्स के ऊपर क्या होती है? थिक कवरिंग होती है, एक थिक कोट होता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। सो लेट्स राइट इट डाउन।
So this is the answer for this question. These are the advantages of spore formation. ठीक है, 3 advantages हैं. First one is the large number of spores are produced in one spore enzyme. अगला advantage है spores are distributed easily by air to far off places to avoid competition at one place. Then spores are covered by thick walls to prevent dehydration under unfavorable conditions. ठीक है, so these are the advantages. You can note it down if you want. Now let's move on towards the next question. So next question is how does the embryo gets nourishment inside the mother's body. तो जो embryo होता है उसको मदर की बॉडी के अंदर नरिशमेंट कैसे मिलती है, मतलब जो भी उसको खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो नरिशमेंट कैसे मिलती है उसको मदर के बॉडी के अंदर. सो हमने डिस्कस किया था कि जो embryo होता है उसको मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू सारी नरिशमेंट मिलती है. ठीक है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है embryo के साइड में और उस प्लेसेंटा से ही जो एम्ब्रॉय है उसको सारी नरिशमेंट मिलती है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है. ठीक है, प्लेसेंटा में विली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड वेसल से सराउंडेड होते हैं और वहीं से मदर के थ्रू उसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जो भी एम्ब्रॉय को चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है. ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द एम्ब्रॉय. So this is the answer for this question. The embryo derives its nutrition from the nourishment from the mother's blood through the placenta. The placenta contains villi. Villi क्या होती है, hair like structure होती है, and blood vessels surrounding villi. Oxygen and glucose pass from the mother to the embryo through the प्लेसेंटा. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट. अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं. सो जैसा कि हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और जबकि एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के इन्वॉल्व की वजह से दोनों की मदर और फादर दोनों की तरफ से गैमीट्स आते हैं, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. ठीक है, ज्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं बिकॉज जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो दोनों से कॉपी हो रहा है. ओके, सो देयर आर मोर वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगला एडवांटेज है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जो डीएनए है वो मदर फादर दोनों से कॉपी हुआ है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो मदर फादर दोनों के होते हैं. ठीक है, एंड थर्ड एडवांटेज है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं उनसे ज्यादा सर्वाइव करते हैं. मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि जैसा कि हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस मिलती हैं. वेरिएशंस की वजह से जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाते हैं. ठीक है, इसीलिए वो ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द 3 एडवांटेजेस. सो लेट्स राइट देम डाउन. So this is the answer for this question. ये 3 advantages हैं. In sexual reproduction, more variations are produced since both the parents are involved. Second है the new formed individual has characteristics of both the parents. Then third है the species produced by sexual reproduction survive more than those produced by asexual reproduction. ठीक है, so these are the 3 advantages. You can note them down if you want. Okay. So we have completed the revision of our chapter how do organisms reproduce. हमने इस पूरे चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से रिवाइज किया और फिर हमने एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. तो अब आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर होगा. ओके, सो एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ बिकॉज आप हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में विच विल बी ऑफ मैथ्स रिवीजन सीरीज. टिल देन दैट्स इट. थैंक यू सो मच.